जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को बढ़ाते हुए टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर कैसे साबित होगा यह आपको अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अपभ्रंश भाषा के कितने मूल स्वर पाए जाते थे। अपभ्रंश भाषा के कितने मूल स्वर पाए जाते थे। तो कितने पाए जाते थे भाई साहब? पाए जाते थे 8। कितने मूल स्वर पाए जाते थे? 8। देखिए जो भारतीय आर्य भाषा है उसका विकास क्रम वाइज हुआ है। कैसा हुआ है? क्रम वाइज। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? सबसे पहले आई संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा आई? संस्कृत। इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद आती है आपका पाली। कौन सी भाषा आती है? पाली। पाली के बाद कौन सी आती है? पाली के बाद आती है आपका प्राकृत। कौन सी भाषा आती है? प्राकृत। प्राकृत के बाद आता है आपका अपभ्रंश। कौन सा भाषा? अपभ्रंश। अपभ्रंश है ना। तो जो अपभ्रंश है ये आपका 3 प्रकार का होता है। अपभ्रंश भाषा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सौर सेनी अपभ्रंश। कौन सा होता है? सौर सेनी अपभ्रंश। एक कौन सा होता है? एक होता है मागधी अपभ्रंश। कौन सा होता है? मागधी अपभ्रंश। और एक होता है पैशाची अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? पैशाची अपभ्रंश। तो देखिएगा जो सौर सेनी अपभ्रंश होता है, जो सौर सेनी अपभ्रंश होता है ये आपका कहाँ पे पाया? ये आपका पश्चिमी हिंदी साइड पाया जाता है। पश्चिमी हिंदी जो बेल्ट होता है जैसे वहाँ पे आपका राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, वहाँ पे सौर सेनी अपभ्रंश पाई जाती है। जो मागधी अपभ्रंश है ये आपका बिहार साइड पड़ता है। बिहार साइड में जैसे बिहारी हो गया और बंगाली हो गया, असमिया हो गया, ओडिया हो गया, ये आपका मागधी अपभ्रंश में आएगा। जो पैशाची अपभ्रंश होता है ये आपका पंजाबी में आएगा। किस में आएगा? पंजाबी बोली में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कह रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र अनुसार अपभ्रंश भाषा के कुल कितने मूल स्वर पाए जाते थे? तो पाए जाते थे 8। कितने पाए जाते थे? 8 पाए जाते थे। देखिए कह रहा है अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच का कड़ी माना जाता था। इसे संधि काल की भाषा कहा जाता था। किसको? अपभ्रंश भाषा को संधि काल की भाषा भी कहा जाता था। स्वरों की संख्या को लेकर जो विद्वानों में क्या है? मतभेद है। देखिए डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं। डॉक्टर उदित नारायण तिवारी के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और कुछ अन्य विद्वान के अनुसार 10 स्वर होते हैं, है ना। चलिए अब इन प्रश्नों का आंसर आपको देना है। यही प्रश्न तो आपको याद करना है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो है एक प्रश्न के अलावा जो एक प्रश्न के साथ 5 जो प्रश्न हैं उसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, तो देखिए क्या करा है अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच का जो कड़ी है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है अपभ्रंश को। किसको माना जाता है? अपभ्रंश को माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम किसे दिया? तो वही अपभ्रंश को दिया। ठीक है, विद्यापति का जो ग्रंथ कीर्ति पताका है यह किस भाषा में है? तो यह आपका अपभ्रंश भाषा में। यह किस में भाषा है? कीर्ति जो पताका है, कीर्ति पताका किस भाषा में है? कीर्ति पताका है आपका अपभ्रंश भाषा में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि प्रथमा द्वितीया संबोधन में विभक्ति प्रत्ययों का अनुप्रयोग किस भाषा की विशेषता है? तो आपका यह भी जो है अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। अपभ्रंश को पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश में किसने बांटा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बांटा है। किसने बांटा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बांटा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन माने जाते हैं? पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन माने जाते हैं आपको बताना है। तो बताइए कौन माने जाते हैं भाई साहब? तो माने जाते हैं कच्चायन। कौन माने जाते हैं? कच्चायन। जो कच्चायन है ये पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। देखिए जो पाली भाषा है, ये जो पाली भाषा है यह आर्य भाषाओं की प्रथम अवस्था रही है ना। आर्य भाषाओं की यह प्रथम अवस्था रही। यह पाली भाषा आप कहाँ पे सुने हैं? आप वहाँ सुने हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ में, है ना। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में आप सुने हैं, उसमें क्या बोलते हैं? त्रिपिटक में, है ना। तो त्रिपिटक में पाली भाषा का नाम आपने सुना होगा। देखिए क्या कह रहा है पाली भाषा मध्य आर्य भाषाओं की प्रथम अवस्था रही है। पाली भाषा का संबंध विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों के त्रिपिटक से है। इस भाषा का व्यवस्थित रूप देने का कार्य कच्चायन ने किया। किसने किया? कच्चायन ने किया। इसे जो है पाली भाषा का प्रथम, इसलिए जो है इन्हें पाली भाषा का प्रथम वैयाकरण माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैक्स वालेसर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति किसे मानी है? तो पाटलिपुत्र मानी, जो कि आपका पटना हो जाएगा, है ना। ग्रीक में पाटलिपुत्र को क्या लिखा गया है बताइए? जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा है, उसमें पाटलिपुत्र को क्या लिखा गया? उसमें पाटलिपुत्र को लिखा गया पालीबोथ्रा या पालीब्रोथ, पालीबोथ्रा या पालीबोथ, है ना, पालरी बोथ। व्याकरण मोग्गलान ने पाली को कितनी ध्वनियों, पाली में जो है कितनी ध्वनियों को स्वीकार किया है? तो 43 ध्वनियों को स्वीकार किया है। पाली भाषा में क्रिया के कितने रूप मिलते हैं? तो पाली भाषा में क्रिया के 8 रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? 8 रूप मिलते हैं। कच्चायन ने किस ग्रंथ को लिखा, मतलब कच्चायन ने किस ग्रंथ को लिखा जो पाली व्याकरण का सर्वप्रथम प्रमुख ग्रंथ है? तो यह वही हो जाएगा कच्चायन व्याकरण। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए। कह रहा है कि प्रयागराज में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? प्रयागराज में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है बताइए भाई साहब? प्रयागराज में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? सोच के आंसर बताइए। तो प्रयागराज में बोली जाती है आपका अवधी। कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रयागराज में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली बोली जाती है। देखिए अवधी जो बोली होती है, जो अवधी बोली होती है आपका पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली होती है। पूर्वी हिंदी साइड पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पूर्वी
हिंदी जो बेल्ट की बोली होती है वो आपका वहाँ पे अवधी बोली होती है। जैसे यहाँ पे आपका पूर्वी हिंदी में कौन सा, मतलब पूर्वी बेल्ट कौन सा है आपका, प्रयागराज हो गया, है ना, लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, और फतेहपुर हो गया, ठीक है, फतेहपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, है ना, सुल्तानपुर हो गया, रायबरेली हो गया, सीतापुर हो गया, अयोध्या भी हो गया, ठीक है, अयोध्या हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। ये सब किस में आएगा, ये सब अवधि में आएगा। ब्रज भाषा में क्या आएगा, जो ब्रज बोली है, ये ब्रज, ब्रज का कौन सा बेल्ट होगा, ये पश्चिमी हिंदी का बेल्ट होगा। कौन सा बेल्ट होगा, पश्चिमी हिंदी का बेल्ट होगा। पश्चिमी हिंदी में जैसे आपका वहाँ पे आएगा मथुरा, मथुरा आएगा, और आगरा आएगा, मथुरा आएगा, आगरा आएगा, अलीगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो भाषा है, मतलब ये पश्चिमी हिंदी जो बेल्ट है वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। खड़ी बोली किधर बोली जाती है बताइए, खड़ी बोली, तो जो खड़ी बोली है ये आपका उधर साइड पड़ता है, मान लीजिए मेरठ साइड, है ना, मेरठ बेल्ट में, दिल्ली में, दिल्ली में ये जगह, ठीक है। बाकी भोजपुरी तो आपको पता ही होगा, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बिहार की और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बेल्ट में, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अवधि को किस और नाम से जाना जाता है, बताइए। अवधि को किस और नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है बैसबाड़ी, बैसबाड़ी के नाम जाना जाता है। तुलसीदास की महान कृत रामचरितमानस किस भाषा में रची गई, तो यह रची गई अवधि भाषा में। किस भाषा में, अवधि भाषा में रची गई। चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका ने बौछार, फुहार और रतौंधी जैसी रचनाएं किस भाषा में हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में, तो आपका वही अवधि में, जिसको बोल देंगे बैसवाड़ी, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे बैसवाड़ी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि भाषा को क्या कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि भाषा को बोला है बैसवाड़ी या फिर कोसली, बैसवाड़ी या फिर कोसली। किस बोली की यह विशेषता है कि इनमें प्रत्यय नहीं लगता है, तो भाई साहब अवधि में, अवधि में प्रत्यय नहीं लगता है, याद रखिएगा। किसमें प्रत्यय नहीं लगता है, अवधि में, अवधि में प्रत्यय नहीं लगता है। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न का आंसर बताइए। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद माने हैं, वर्णों के इन्होंने जो है कितने भेद माने हैं आपको बताना है। तो कितने भेद माने हैं भाई, दो भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं, दो भेद माने हैं। कौन कौन सा, एक अघोष हो जाएगा, एक अघोष हो जाएगा, एक हो जाएगा सघोष, सघोष कहिए या फिर घोष कहिए, ठीक है, अघोष कहिए और एक सघोष, अघोष और सघोष, ठीक है, याद रखिए। अब आप बताइए अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन किसको बोलते हैं, बताइए। देखिए अघोष जो होता है, अघोष जो होता है ये उच्चारण में स्वर रज्जु में आपका कंपन नहीं होता है, स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, अघोष में। किसमें नहीं होता है, अघोष में। देखिए जो अघोष वर्ण होता है वे जैसे क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनका जो प्रथम अक्षर है, द्वितीय अक्षर, ये अघोष में आएगा। कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए आपका क, ख, क, ख, ठीक है, च, छ, और जैसे ट, ठ, ट, ठ, त, थ, प, फ, है ना, प, फ। तो जो पहला अक्षर है और द्वितीय अक्षर है ये आपका अघोष में आएगा। किस में आएगा, अघोष। अघोष में वो होता है जिसमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, यानी कि जो उच्चारण करेंगे उसमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है। जबकि सघोष में क्या होता है, सघोष या घोष में होता है, इसमें स्वर रज्जु में कंपन होता है। क्या होता है, स्वर रज्जु में कंपन होता है। तो ये कौन कौन से अक्षर होंगे, तो इसमें क, ख को छोड़ के बाकी जो तीन होते हैं, जैसे आपका ग, घ, अंग, है ना, तो ये जो होते हैं, इसके बाद वाले जो होते हैं ग, घ, ये सब, ये जो होते हैं इधर च में, जैसे छ, छ, ज, ये सब जो व्यंजन होते हैं, मतलब बाकी जो वर्ण, ये दोनों, ये याद रखिए, एक याद रखिए, बाकी आपका ये चीज़ सघोष याद होगा। तो जो पहला और द्वितीय अक्षर होता है वो आपका अघोष होता है, ठीक है। तो ये पूछा है, क्या पूछा है, कह रहे कामता प्रसाद गुरु ने, गुरु के अनुसार बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद माने हैं, तो आपका दो भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं, दो भेद माने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उन्होंने अघोष और सघोष को बताया है। अघोष मतलब जिनमें केवल श्वास का उपयोग होता है, नाद का उपयोग, नाद नहीं, नाद मतलब वही आपका आवाज़, कंपन, और जिनके उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है वे आपका सघोष आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न का बताइए, कह रहा है कि जब किसी व्यंजन का संयोग, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है संयोग द्वित्व। क्या कहलाता है, संयोग द्वित्व कहलाता है, संयोग द्वित्व कहलाता है, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने मुख्य भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने मुख्य भेद होते हैं, तो भाई साहब चार होते हैं। कौन कौन सा, विवृत, स्पृष्ट, ईषत् विवृत, ईषद स्पृष्ट, ठीक है। अब इधर देखिए घ, ख, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ये किस प्रकार के व्यंजन है, ये आपका महाप्राण व्यंजन। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन किसको बोलते हैं आप बताइए, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, आपको बताना है। तो हालांकि बहुत लोगों को तो पता होगा, बट एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से, देखिएगा। देखिए जो अल्प प्राण होता है, क्या कह रहा है, कह रहा है अल्प, अल्प प्राण,
अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है कम, और प्राण मतलब वायु, प्राण मतलब वायु। अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु, यानी कि जिसके उच्चारण में कम वायु लगे, जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसको बोलेंगे अल्प प्राण। और महाप्राण मतलब ज़्यादा, जिसके उच्चारण में ज़्यादा वायु लगे, उसको ज़्यादा वायु निकलती है उसको बोलेंगे महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताइए। अल्प प्राण जो होता है यह आपका प्रथमा तृतीया पाँचवा अक्षर होता है। जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है, और ये जो महाप्राण होता है, महाप्राण वर्ग का या जो पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। ठीक है, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। और जो महाप्राण होता है, महाप्राण होता है ये आपका कौन सा बचा इसमें, दूसरा बचेगा और चौथा बचेगा। तो देखिए जैसे आपका पहला में आपका क आएगा तो क अल्प प्राण हो जाएगा, लेकिन ख दूसरे में आ रहा है तो ख महाप्राण होगा। ग आपका अल्प प्राण में आएगा और घ आपका महाप्राण में आएगा। बाकी अंग फिर अल्प प्राण में आएगा। ऐसे आपका च आएगा, च अल्प प्राण में आएगा तो छ किस में आएगा, छ आपका महाप्राण में आएगा। छ के बाद ज आपका अल्प प्राण में आएगा तो झ किस में आएगा, झ फिर महाप्राण में आएगा। च छ ज झ इ, तो आप किस में, इ किस में आएगा, अल्प प्राण में। तो ऐसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जितने भी वर्ग हैं इनमें पहले तीसरे पांचवा जो अक्षर होता है वो आपका अल्प प्राण होता है, बाकी दूसरा और चौथा महाप्राण होता है ना। अब गलत नहीं होगा ना यहाँ से। चलिए देखिए एक प्रश्न यहाँ पे और छूट गया है, कह रहा है कि कामता प्रसाद गुरु किस विषय के आचार्य माने जाते हैं, तो ये आपके हिंदी व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी चुनिए, सही जोड़ी आपको चुनना है, मिलान करिए भाई साहब। कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी है, बताइए। महादेवी वर्मा की रचना ययाति है, नासिरा शर्मा की रचना त्रियाहट है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना यामा है। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, चलिए बताने का प्रयास करिए। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना क्या कमायनी है, आप बताइए, आपको तो याद ही होगा तो एकदम सही यही है। जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी है। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है, एक आपका, आपको याद है, एक है आपका कमायनी, एक है आपका कमायनी, याद रख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक है कमायनी, एक है आपका झरना, क्या है, झरना जयशंकर प्रसाद का। एक है आपका लहर, कौन सा है, लहर है। एक है आपका आंसू, आंसू ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और क्या है, एक है आपका चित्राधार, चित्राधार है ना, चित्राधार। और क्या है, और है कानन कुंज, क्या है, कानन कुंज। ये आपका जयशंकर प्रसाद की इतनी रचना याद रखना है, कमायनी, झरना, लहर, कानन कुंज, आंसू और चित्राधार, है ना। बाकी उनके नाटक भी हैं काफ़ी सारे, जैसे स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, अजातशत्रु है, ये सब काफ़ी सारे उनकी नाटक भी हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है, महादेवी वर्मा की आपको कौन सा रचना उनका याद है महादेवी वर्मा का। तो देखिए जो महादेवी वर्मा है उनकी एक बहुत फेमस रचना है रश्मि, क्या नाम है महादेवी वर्मा का, रचना का नाम रश्मि है, निर्जा, निर्जा है ना, रश्मि, निर्जा और दीप शिखा, दीप, दीप शिखा, दीप शिखा, यामा, यामा को कैसे कैसे बोल सकते हैं, यामा तो बोलना ही नहीं है ना। और कौन सा है, और है एक आपका निहार, निहार। ठीक है, तो ये आपका महादेवी वर्मा की इतनी रचना है, इनको याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है बताइए, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है, बताइए सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना आपको याद है। देखिए सुमित्रा नंदन की एक है आपका युगांतर, युगांतर ये सुमित्रा नंदन पंत का एक काव्य संग्रह है ना। और कौन सा है, और है आपका लोकतायन, लोकायन क्या नाम है, लोकायन, लोकायतन नाम है, अच्छा हाँ लोकायतन, गुंजन, गुंजन है ना, वीणा, वीणा, और क्या है, ग्राम्या, ग्राम्या, पल्लव, पल्लव, पल्लव। ठीक है, चिदम्बरा, चिदम्बरा। तो ये आपका सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। ठीक है, बाकी उनकी और काफ़ी सारी रचनाएं, इतना रचना आपको याद रखना है। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा सही जोड़ी है, जयशंकर प्रसाद का कामायनी एकदम सही है, जयशंकर प्रसाद का कामायनी एकदम सही है, एकदम सही। देखिए ये जो महादेवी वर्मा का ययाति लिखा है ना, ययाति किसका है, ययाति, ये जो ययाति है ना ये उनका है, क्या नाम है, वी.एस. खांडेकर का, वी.एस. खांडेकर का है। ठीक है, वी.एस. खांडेकर का ययाति। और यहाँ पे जो त्रियाहट दिया है, त्रियाहट, तो ये जो त्रियाहट है ना ये किसका है, ये आपका उनका है, क्या नाम है, मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी, मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा का है। और यामा, यामा किसका है बताइए, यामा महादेवी वर्मा का है ना, किसका है, महादेवी वर्मा का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का कामायनी।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करा है कि सीपी और शंख यह किसकी रचना है? तो जो सीपी और शंख ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। काला और बूढ़ा चाँद, काला और बूढ़ा चाँद यह किस कवि की रचना है? आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। टूटा हुआ इंद्रधनुष किसकी रचना है? मंजुल भगत का है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती का है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका निबंध है? ये आपका हरिशंकर परसाई का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हरिशंकर परसाई का हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न करा है महादेवी वर्मा को किस युग का कवयित्री माना जाता है? महादेवी वर्मा को किस युग का कवयित्री माना जाता है बताइए? तो माना जाता है इनको छायावाद का। कहाँ का माना जाता है? छायावाद का कवयित्री माना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए, महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के छायावाद युग की अग्रणी कवयित्री माना जाता है। उन्हें जो है 4 स्तंभों में गिना जाता है। कौन कौन से 4 स्तंभ है? आपका यही है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है और महादेवी वर्मा है। 4 स्तंभ याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया बताइए? छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले करते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो है यह छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध नामक जो कृति में इसमें किसने जो है छायावाद विषय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था? तो आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, है ना, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। नींद तो नहीं आ रही है? सो तो नहीं गए भाई साहब? बताइए। हो गया 10 मिनट, पता ही नहीं चला 10 मिनट कितना हुआ। तो उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा ना लगे तो भी पढ़ना है ना। जो दवा होती है वो कड़वी होती है, तो जो अच्छी क्वालिटी वाला चीज़ होती है ना वो लोगों को थोड़ा कम पसंद में आते हैं। स्लो पढ़ा देंगे, स्लो मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन, तो सबको अच्छा लगेगा, अरे वाह वाह ये तो सबको पढ़ा रहे हैं, हर जगह यही तो चल रहा है। वो क्वेश्चन पढ़ाइए जो आपको याद भी ना हो और जो क्वेश्चन सीधा एग्जाम में फंसे। ठीक है, आप मतलब ज़्यादा मैं प्ले लिस्ट नहीं कराऊंगा, ज़्यादा मतलब सीरीज भी नहीं कराऊंगा, ज़्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं कराऊंगा। ज़्यादा 15 से 20 के बीच में रहेगा, है ना, या फिर 10। अगर हमें लगेगा कि 10 में भी काफ़ी चीज़ हो गई हैं सिलेक्टेड चीज़ें, तो 10 ही कराएंगे। तो वही 10 यानी कि 10 घंटे। तो 10 घंटे को आप कम से कम 4 बार 5 बार रिवीजन करिए। आप सीधा देखिएगा कि एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से फंसेगा, आपको याद आएगा। ये क्लासेज आपको याद आएंगी आपके एग्जाम हॉल में, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमें अच्छा भी नहीं लगता, आप नहीं से करिएगा। बाकी मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करिएगा। ठीक है, छायावाद से ठीक पहले का प्रमुख युग कौन सा है? तो छायावाद से ठीक पहले का प्रमुख युग जो है ये आपका द्विवेदी युग होगा। क्या होगा? द्विवेदी होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे सरस्वती वह समय पत्रिका का दौर था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी को किसका पर्याय माना है? किसका पर्याय माना है? तो आपका रहस्यवाद का पर्याय माना है, रहस्यवाद का पर्याय माना है। चलिए अगला प्रश्न आ गया पर्यायवाची। कह रहा है निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तो आप बता सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। चलिए ऐसे क्वेश्चन लोग करा रहे हैं, क्या बताऊँ मैं। चलिए आप भी कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। देखिए, एक दंत है ना, गजानन है, शूलधर है क्या? शूलधर है क्या? तो शूलधर तो आपका उनका हो जाएगा, भगवान शिव का हो जाएगा, है ना, विघ्नेश भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शूलधर। नहीं पूछ रहा था, शूलधर। देखिए गणेश का क्या क्या पर्यायवाची होता है? गणेश का होता है आपका विनायक हो जाएगा, गणपति हो जाएगा, गणनाथ बोलते हैं गणेश भगवान को, है ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो भाई साहब क्लास करिए बढ़िया से, आपका सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, और एक दंत हो जाएगा गणेश का पर्यायवाची, है ना, लंबोदर होता है, गजानन होता है, तो ये आपका गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वीणा पाड़ी आ गई माँ सरस्वती। वीणा पाड़ी, गिरा, शारदा, वाग्देवी, यह किसकी पर्यायवाची है? ये आपका माँ सरस्वती की। किसकी? माँ सरस्वती की, है ना। सरस्वती चालीसा याद है आपको? बताइए। त्रिपुरारी किस देवता का पर्यायवाची है? त्रिपुरारी किस देवता का पर्यायवाची है? तो आपके हो जाएंगे भगवान शिव। मुकुंद किसके लिए प्रयुक्त पर्यायवाची है? तो मुकुंद हो जाएंगे आपके भगवान विष्णु। हिंकारी किस देवी की पर्यायवाची माना गया है? तो माँ दुर्गा देवी, है ना। दासरथी किसका पर्यायवाची है? तो दासरथी आपका श्री भगवान, है ना। कौन भगवान? पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। चलिए अगला कार्य कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रियामा किसका पर्यायवाची है? बताइए। त्रियामा तो त्रियामा किसका पर्यायवाची भाई साहब? त्रियामा बोले तो रात्रि, त्रियामा बोले तो रात्रि। देखिए रात्रि के कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? रात्रि का पर्यायवाची होता है आपका रजनी, रजनीगंधा नहीं, रजनी, है ना। यामिनी, विभावरी, निशा, है ना, रैन, है ना, और त्रियामा। तो ये जो है आपके रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए अगला करा है कि शशांक किसका पर्यायवाची है? बताइए।
शशांक किसका पर्यायवाची है? तो शशांक आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर किसका पर्यायवाची है? दिनकर आपका सूर्य का पर्यायवाची है। नीरद किसका पर्यायवाची है? तो नीरद आपका मेघ का पर्यायवाची है। विहंग किसका पर्यायवाची है? पक्षी का है। सरिता किसका पर्यायवाची है? नदी का है। स्रोत के आधार पर तहसीलदार शब्द किस वर्ग का शब्द है? जो तहसीलदार शब्द है यह आपका किस वर्ग का शब्द है? देखिए, तहसीलदार से संबंधित क्वेश्चन हम मूल विधि वाले पार्ट में करा चुके हैं ना, कि जब आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है तो इसके बाद दाखिल खारिज करने के लिए आप इसके पास जाते हैं, तो तहसीलदार के पास जाते हैं ना। तो यही पूछ रहा है कि तहसीलदार शब्द, अब देखिए उसको हिंदी में देखिए, तहसीलदार शब्द किस वर्ग का शब्द है? जो तहसीलदार शब्द है यह किस वर्ग का शब्द है बताइए। तो देखिए, इसमें तहसील में एक होता है तहसील, जो तहसील है, और ये जो दार है। देखिए, जो तहसील है ना ये अरबी का शब्द है, और जो दार है ना ये फारसी का शब्द है। ध्यान से देखिए, जो तहसील है ये आपका अरबी का शब्द है, अरबी, और जो दार है ये आपका फारसी का शब्द है। तो दोनों जब मिल गए तो क्या बन गया? संकर हो गया। तो संकर हो जाएगा। तो स्रोत के आधार पे तहसीलदार शब्द किस वर्ग का शब्द है? संकर हो जाएगा, है ना, संकर शब्द है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, देखिए तहसील शब्द मूल अरबी का है और दार फारसी का है। ठीक है, देखिए तमाशा शब्द, तमाशा शब्द का स्रोत कौन सा है? तो तमाशा बोले तो अरबी। तौलिया किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का है। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? मुकदमा, भाई साहब मुकदमा तो नहीं हुआ है, यूपीएसआई। मलहम, मलहम शब्द का स्रोत कौन सा है? तो मलहम शब्द का स्रोत है फारसी। कुछ लोग जानते हैं गांव देहात में क्या होता है, देखेंगे भाई साहब एकदम तैयारी तगड़ी चल रही है 300 प्लस नंबर जा रहा है, 315 320, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, आप खुद ही जान सकते हो क्या बोलूँ मैं। दरबार शब्द का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दरबार शब्द का प्रमुख स्रोत है फारसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है आपको बताना है, चलिए बताइए। उन्नति का उन्नति तो हमको तो पहले से ही लग रहा है, हमको तो पहले से लगा, तो पहले से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, असीम का विलोम क्या हो जाएगा? असीम का विलोम हो जाएगा ससीम। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? आहार का विलोम हो जाएगा निराहार। आहार का विलोम क्या होगा? निराहार। पूर्ववर्ती का विलोम हो जाएगा उत्तरवर्ती। कुमति का विलोम हो जाएगा सुमति। वक्र का विलोम हो जाएगा ऋ। ये वक्र वाला पूछता है, वक्र वाला पूछता है, याद रखिएगा। वक्र का विलोम क्या होगा? वक्र का विलोम होगा ऋजु। और राजू बाबा, वक्र का विलोम होगा ऋजु। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी तुलना न की जा सके, बताइए। देखिए, जिसकी तुलना न की जा सके उसको बोलेंगे अतुलनीय। क्या बोलेंगे? अतुलनीय बोलेंगे। जिसकी तुलना न की जा सके उसको बोलेंगे अतुलनीय। अतुलनीय। उपस्थित, अनुपस्थित किसको बोलेंगे? अनुपस्थित जो उपस्थित न हो। अनुदार किसको बोलेंगे? जो उदार न हो। अतिशय, अतिशय मतलब जो बहुत अधिक हो, जो बहुत अधिक हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जो सर्वत्र व्याप्त हो, जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर्वव्यापी। जो समझने योग्य हो उसको बोलेंगे बोधगम्य। जो स्वीकार करने योग्य उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्वीकार्य। जिसका वर्णन न किया जा सके उसको बोलेंगे अवर्णनीय या फिर वर्णातीत। वर्णातीत याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे इसमें क्या मतलब है? इसमें बोलेंगे वर्णातीत, जो वर्णन न किया जा सके। जो जन्म से अंधा हो उसको बोलेंगे जन्मांध। क्या बोलेंगे? जन्मांध। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? हमें निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया, यह शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है, वह कल तक आ जाएगा, ये क्या लिखा है? मेरे पास दोनों पुस्तकें हैं, दोनों, ये भी गलत है। दोनों, दोनों ओ इसमें कहाँ से अनुस्वार लगेगा? आपको सदैव सत्य बोलना चाहिए, एकदम सही। आपको सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इसमें कह रहा है इसमें कितनी संज्ञाएं हैं? तो इसमें जो है लंका का राजा बहुत विद्वान था, तो इसमें लंका भी एक संज्ञा दिख रही है, राजा भी एक संज्ञा दिख रही है, और रावण भी एक संज्ञा दिख रही है। ठीक है, 3 संज्ञा दिख रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 संज्ञा। कितनी संज्ञा? 3 संज्ञा हो जाएगा, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित कामता गुरु के अनुसार संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो भाई साहब उनके अनुसार संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपका पदार्थवाचक, एक होती है भाववाचक। किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। वाक्य में सम्मान जो है क्या है? सम्मान क्या है? सम्मान आपका भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि जनसभा, दही, ज्ञान, फल में समूहवाचक कौन है आप बताइए, तो सीधा सीधा दिख रहा है जनसभा ही आपका समूहवाचक हो जाएगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें एकांकित में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अवस्था गुण को दर्शाने वाले भाव की संज्ञा को संबोधित करेंगे, तो आपका सीधा सीधा ये भाववाचक को संबोधित करेंगे।
किताबें छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं। देखिए किताबें जो हैं यह छात्रों द्वारा क्या की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। आपको बताना है तो क्या हो रहा है, इसमें कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कर्मवाच्य। किताबें छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य, है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मुझसे जल्दी चला नहीं जाता, तो क्या नहीं होता, इसमें भाव दिख रहा है, इसमें भाववाचक हो जाएगा। शिक्षक ने प्रश्न समझाया, तो कौन समझा रहा है, शिक्षक, वही करता, तो हो जाएगा कर्तव्यवाच्य। निर्णय प्रशासन द्वारा लिया, किसी के द्वारा लिया गया, तो किसी द्वारा क्या किया गया, कर्म कराया गया, तो कर्मवाच्य हो गया। हमसे प्रतीक्षा नहीं होती है, हमसे प्रतीक्षा नहीं होती, भाववाचक हो जाएगा, भाववाच्य। छात्र किताबें पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, छात्र, कर्तव्यवाच्य हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रयुक्त शब्दों में प्रत्यय किसमें ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं। एकदम इजी क्वेश्चन, फटाक से देखिए, फटाक से आंसर बताइए। तैराक, आक, पहले में आक हो जाएगा, तो आकू तो ये तो पहले गलत हो गया। आई ये भी पहले गलत हो गया। आक, आक इसमें दो में दिया, इसमें कौन सा सही होगा बताइए, आक, आक। आकू मतलब पहले पहले तो दोनों सही है, आकू, आकू, तो आप ये गलत हो जाएगा, इसमें तो आई दिया है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। समझ में आई बात कि नहीं। करेक्ट प्रयुक्त प्रत्यय इस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है लिखावट में कौन सा प्रत्यय है बताइए। लिखावट में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जुड़े, प्रत्यय मतलब जो किसी शब्द के यहाँ पे लास्ट में जुड़े, है ना। बुलावा में कौन सा शब्द हो जाएगा, बुलावा में कौन सा प्रत्यय होगा, आवा। घबराहट में आहट, लुटेरा में एरा, उड़ान में आन, है ना। इनमें से कौन सा शब्द योजक युक्त चिन्ह है, मतलब कौन सा योजक चिन्ह युक्त है, तो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, राम श्याम, राम श्याम, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहते हैं कि माता पिता में प्रयुक्त विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो वही हो जाएगा आपका योजक हो जाएगा। रात दिन, मेहनत रात दिन में कौन सा हो जाएगा, योजक हो जाएगा। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, यहाँ योजक चिन्ह का उद्देश्य क्या है, दो भाषाओं का समुच्चय या फिर उसको युग्म दिखाना। भारत पाक संबंध में भारत पाक, इसमें सब में योजक लगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा गुण विद्यमान है, गुण बताना है आपको, कौन सा इसमें गुण बताना है। तो इसको एक बार अपने मन से पढ़िए, खुशी होकर पढ़िए, तो इसमें आपके आएगा वाह, बहुत ही मधुर है, बहुत ही कोमल है, संगीतात्मक है, एकदम सुरभि जैसा। तो इसमें आ जाएगा आपका माधुर्य गुण, कौन सा हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा, है ना, माधुर्य गुण हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर निराश न हो, नर हो न निराश करो मन को में कौन सा गुण है, तो इसमें प्रायः ओज है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कौन सा गुण है बताइए, प्रसाद का गुण है, प्रसाद का। शब्द और अर्थ के आधार पे 20 काव्य गुण किसने बताए, तो वामन ने बताया। किसने बताया भाई साहब, वामन ने बताया, है ना। जिस काव्य गुण के कारण चित्त में स्फूर्ति और मन में तेज उत्पन्न हो, वह कौन सा काव्य गुण हो आपका, वह ओज गुण हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वमान्य 3 गुण कौन से हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तीनों की एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। नर हो न निराश करो मन को, ओज गुण, है ना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रसाद गुण, ठीक है। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा माधुर्य गुण, है ना। 3 गुण याद रखिएगा, भारतीय काव्य शास्त्र में 3 गुण होते हैं। कंप्लीट हो गया, ऐसे कंप्लीट होता है सिलेबस, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन, टॉपिक वाइज करिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। निम्नलिखित में से शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है बताइए, विसर्ग। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग आपका काम तमाम हो जाएगा। विसर्ग देखिए इसमें हो जाएगा आपका दुर्दशा में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, दुर्दशा में। दुर्दशा का इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दुह प्लस दशा, दुह प्लस दशा, तो हो जाएगा यहाँ पे दुर्दशा, है ना, दुर्दशा हो जाएगा। जैसे एक होता है आपका उपह, क्या बोलते हैं उसको, उपधन युक्त, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, है ना, उपयुक्त में नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, उपर्युक्त में होता है, उपर्युक्त में होता है। राजेंद्र में बताइए, राजेंद्र में कौन सा संधि है, महोत्सव में कौन सा संधि है, उपयुक्त में कौन सा संधि। देखिए इस संधि का वैसे मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, उसमें 1.5 घंटे का है, आप उसको इस वीडियो में देखेंगे तो आपका 40-45 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है। पिनेकल में जो पिनेकल का बुक है वही मैं उसमें कराया हूँ, जितने भी पूछे हैं UPSI, बिहार SI, CSAT, KVS और
मतलब जितने भी पूछे हैं उसमें संधि उसमें कंप्लीट है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में भी करा दिया हूँ, तो आप देखना हो तो देख सकते हैं। बाकी आपको तो सब पता है, टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई दरोगा बनेंगे हैं। चलिए देखिए, निश्चल, निश्चल, निश्चल का रूप क्या होगा? निश्चल होगा। दुह धन कर्म दुष्कर्म हो जाएगा। निह धन भय निर्भय हो जाएगा। अधः धन लोग अधोलोक हो जाएगा। दुह धन शासन दुस्शासन हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया? याद नहीं हुआ, समझ में आ गया, विसर्ग संधि होगा। चलिए गद्यांश पढ़िए। चलिए गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना, बहुत ध्यान से गद्यांश पढ़िएगा। अगर आपको थोड़ा लगे तो अपने से वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का बड़ा कारण अनियमित वर्षा और भूजल का अत्यधिक दोहन है। अच्छा, कई गांवों में परंपरागत तालाब और कुएं इच्छा के कारण भर गए या पाट दिए गए, परिणाम स्वरूप वर्षा जल का संचय नहीं हो पाता है। ओके, हाल के वर्षों में कुछ पंचायतों ने वर्षा जल संचयन संरचनाएं, चौपाल, तालाबों का पुनर्जीवन और छतों से पाइप द्वारा जल निकास को सोख्ता गड्ढों से जोड़ा है। अच्छा, इन प्रयासों से हैंडपंपों का जल स्तर सुधरा, गर्मियों में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ी और रबी फसल का रकबा बढ़ा। वेरी गुड। विशेषज्ञ मानते हैं कि जल प्रबंधन तभी टिकाऊ होगा जब समुदाय स्वयं निगरानी करे और अपव्यय को रोकने के लिए घरेलू स्तर पर भी अनुशासन रखा जाए। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गद्यांश के अनुसार ग्रामीण जल संकट का मुख्य कारण क्या बताया गया है? बताइए भाई, क्या बताया गया है? सीधा सीधा दिख रहा है आंसर, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, अनियमित वर्षा और भूजल का अतिदोहन। अनियमित वर्षा और भूजल का अतिदोहन। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय गद्यांश में प्रत्यक्षतः जल स्तर सुधार से जोड़ा गया है? कौन सा जोड़ा गया? तभी हम आपको इसमें पढ़े हैं, छतों के पाइप द्वारा जल निकास को सोख्ता गड्ढों से जोड़ने से। समझ में आया? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार जल प्रबंधन को टिकाऊ बनाने की अनिवार्य शर्त क्या है? अनिवार्य शर्त क्या है भाई? तो इसमें शर्त हो जाएगा आपका समुदाय की निगरानी और घरेलू अनुशासन, ये भी हो चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महेंद्र में कौन सी संधि है? महेंद्र में कौन सी संधि है आपको बताना है। देखिए महेंद्र में संधि है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र, तो महाधन इंद्र यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, महा में आ और यहाँ पे ई, तो हो रहा है ए बन रहा है ना। तो इसको कौन सा संधि बोलेंगे? इसको बोलेंगे गुड़ संधि। क्या कौन सा बोलेंगे? गुड़ संधि बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी? तो महोत्सव में आपका महाधनोत्सव, इसमें भी आपका गुड़ हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र में नरधन इंद्र हो गया। मनोरथ में कौन सी संधि होगी? मनः धन रथ, मनः धन रथ, इसमें मनोरथ हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग संधि होगा। मनोयोग में मनः धन योग, मनोयोग। विद्यालय में कौन सी संधि था? विद्यालय में विद्याधन आलय, अ प्लस आ मिलके क्या बन रहा है? विद्यालय आ, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए नरपति में कौन सा समास है बताइए? नरपति, नरपति में कौन सा समास है बताने का प्रयास करिए। तो नरपति मतलब जो नरों का पति है, नरों का पति मतलब नरों का जो स्वामी है उसको बोलेंगे नरों का। तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है? इसमें वो यूज हो रहा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। नरपति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में जहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं? समानाधिकरण विशेषण विशेष से होते हैं। क्या होते हैं? समानाधिकरण विशेषण और विशेष होते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि में बताइए। बहुब्रीहि में दो पद होते हैं, दो पदों को छोड़ के किसी तीसरे के बारे में बताया जाए स्पेशल, कि वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि, वह क्या हो जाएगा? वह बहुब्रीहि। और जो अव्ययी भाव होता है इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद ही इसमें अव्यय होता है, प्रथम पद ही इसमें अव्यय होता है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है बताइए? दशानन, दशानन में दस है जिसके आनंद, बहुब्रीहि, ठीक है। नीलोत्पल में कर्मधार है। राजद्वार में किसका द्वार? राज का, तत्पुरुष राजा का द्वार। मृगनयनी में कर्मधारय समास हो जाएगा। यथाशक्ति में, यथाशक्ति अव्यय आ गया ना, अव्यय भाव हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से है कौन सा सही समास विग्रह नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिए भाई। कह रहा है वेद पुराण, वेद और पुराण एकदम सही है। देवालय, देव का आलय, ये भी सही लग रहा है। जलयान, जलयान, जलयान मतलब जल में चलने वाला यान, तो ये कह रहा है जल के लिए यान। जल के लिए कौन सा यान? जल में चलने वाला यान। नवनिधि, नवनिधियों का समाहार, तो ये सही हो जाएगा। आंसर कर रहा है कौन सही समास विग्रह नहीं हुआ है? जलयान। क्या हो जाएगा? जलयान हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए देखिए सुरपति में कौन सा समास है? सुरपति,
सुरपद में कौन सा समास है? सुरपद में आपका वही तत्पुरुष हो जाएगा, नीलोत्पल में आपका कर्मधारय हो जाएगा, शिवालय में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, और यज्ञशाला में भी आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, राजद्वार में भी आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, एकदम ईजी क्वेश्चन लीजिए, एकदम बोनस क्वेश्चन। आम के आम गुठलियों के दाम बताइए फटाक से। तो ये हो जाएगा आपका एक साथ दो लाभ, एक साथ दो लाभ। अब क्वेश्चन बताइए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हींग लगे फिटकरी और रंग भी चोखा। हाँ गुरु, चला स्टार्ट हो जा। हींग लगे फिटकरी और रंग भी चोखा, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बिना खर्च या मेहनत के अच्छा काम बन जाए, है ना। एक पंथ दो काज, यानी कि आप यहाँ पे मॉक भी दे पा रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन नहीं याद है वो यहाँ पे आपको याद भी हो रहा है। तो एक पंथ दो काज, एक कोशिश से दो काम, और कम से कम समय में, है ना, कम से कम समय में, 1 घंटे के अंदर कम से कम, अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, 14 × 5 कितना हो रहा है, 200 प्रश्न। और 200 प्रश्न के अलावा जो एक दो थ्योरी में बता दे रहा हूँ बात अलग है, ठीक है, वो बोनस में है। तो एक पंथ दो काज, एक कोशिश से दो लाभ। ऊँट के मुँह में जीरा है, 5, कोई मैराथन चला रहे हैं 10 घंटे 8 घंटे। तो भाई साहब एक ह्यूमन बॉडी है ना, आप 1 घंटे पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट आराम करिए, ठीक है, मूड को अपने थोड़ा सा फ्रेश करिए, फिर इसके बाद 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए। हाँ बात ठीक है, कभी कभी चल जाता है, बट ये है कि हम भी बना सकते हैं। मैं भी 6 घंटे 5 घंटे की लॉन्ग वीडियो बना एक साथ बनाया हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं। बट ये है कि अब सोच रहा हूँ बस ओरिजिनल कंटेंट तो एकदम टू द फैक्ट वाली, ठीक है। ऊँट के मुँह में जीरा, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, नाक कटना, अपमान या बदनामी होना, दांत खट्टे करना, हरा देना या परा देना। बहुत ज़्यादा वो कर दिए क्या? चलिए, जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है। चलिए बताइए, जल्दीबाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है, इस बात को बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका भाई? इसका हो जाएगा आपका जल्द का काम शैतान का, जल्द का काम शैतान का, है ना। अच्छा इसका बताइए फिर भाई, इसका तो हो जाएगा जल्द काम शैतान का। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत धीमी गति से काम करना, है ना, बहुत धीमी गति से करना। घर का लंका भेदी डाहे, घर का लंका भेदी डाहे, ठीक है। अंदरूनी जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी विश्वासघात करते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब ये तो आपको पता ही होगा, क्या बताऊँ मैं। चलिए इसको बताइए। कह रहा है कि कम ज्ञान कौशल वाला व्यक्ति अधिक शोर करता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। इसको बोलेंगे थोथा चना बाजे खाना। अकुशल व्यक्ति गलती का दोष परिस्थिति स्थान पर डाल देता है। जो अकुशल व्यक्ति होते हैं वो अपनी गलती मनबे नहीं करेगा, कहेगा नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अपने घर निकट उपलब्ध वस्तु का महत्व नहीं समझना, इसको बोलेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर। दूर की चीज़ें स्थितियाँ आकर्षक लगती हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, एकदम दोनों आप समझिए। आप बताइए दोनों में से कौन है, घर पे है कि घर के बाहर है? चलिए, किताब का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो भाई साहब किताब का किताबें हो जाता है। क्या हो जाता है? किताब का किताबें हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो स्त्रीलिंग शब्द मतलब जो स्त्रीलिंग संज्ञाएँ होती हैं, जो व्यंजन पर समाप्ति होती है, उनका जो सामान्य बहुवचन होता है वो प्रायः ए से बनता है। किससे बनता है? ए से बनता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कुर्सी का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? कुर्सी का सामान्य बहुवचन कुर्सियाँ, चिड़िया का सामान्य बहुवचन चिड़ियाँ, लड़का का सामान्य बहुवचन लड़के, बगीचा का सामान्य बहुवचन बगीचे, सड़क का सामान्य बहुवचन सड़कें। निम्नलिखित में से किस शब्द में अधिकरण कारक का बोध होता है? अधिकरण कारक का बोध किस में होता है? अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। देखिए, जो अधिकरण होता है मतलब जो क्रिया के स्थान का बात बताता है, क्रिया के स्थान का जो बात बताता है उसको बोलेंगे अधिकरण, ठीक है। तो देखिए, आसनस्थ, आसनस्थ मतलब क्या होता है? जो आसन पर स्थित होता है। किस पे स्थित होता है? आसन पर जो स्थित होता है उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे आसनस्थ। धनाढ़ किसको बोलेंगे? अधिकरण में हम आपको बताएं ना, जो स्थान को बताएं, स्थान पर, क्रिया के स्थान पे, ठीक है। धनाढ़ किसको बोलेंगे? धनाढ़ बोलेंगे मतलब जो धन से संपन्न हो, जिसके पास बहुत माल पानी हो, ठीक है। जलपान, जलपान किसको बोलेंगे? जलपान में जिस यहाँ पे मतलब जो जल का पान करे, ठीक है, जल का पान करे। शादी ब्याह खत्म हो गया, जलपान बंद। करताल, करताल मतलब कर से ताल देना, यानी कि जो कर से है, कर से ताल देना। चलिए, आसनस्थ बोल रहा है, यानी आसन पर स्थित, आसन पर स्थित, तो स्थान का यही बता रहे हैं, ये हो जाएगा आसनस्थ हो जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि जो अधिकरण कारक होता है सामान्यतः किस विभक्ति से सूचित होता है? आपका सप्तमी विभक्ति से सूचित होता है। करण कारक किस विभक्ति से व्यक्त होता है? आपका तृतीया विभक्ति से व्यक्त होता है। संप्रदान कारक संकेत किस विभक्ति से प्रदर्शित होता है? आपका यह चतुर्थी से होता है। अब अपादान कारक संकेत किस विभक्ति से होता है? पंचमी से होता है। केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में आपका संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, ओके। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? बताइए। शुद्ध वर्तनी एकदम जो शुद्ध हो, आपके जैसे और प्रहलाद के जैसे,
ठीक है। तो एकदम शुद्ध है प्रहलाद। क्या है? प्रहलाद, है ना, याद रखिए। देखिए हिरण्यकश्यप का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, ठीक है, बहुत लोग गलत करते हैं। मतलब मैंने अच्छे लोगों को देखा है, मामला यहाँ पर गड़बड़ा देते हैं। नारसिंह का मानक देवनागरी रूप क्या है? नरसिंह, ठीक है। हिरण्याक्ष का शुद्ध वर्तनी क्या है? हिरण्याक्ष। राजनीतिक का शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? राजनीति। स्थायी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? स्थायी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आचार्य भरत मुनि ने जिन मूल मतलब क्या बोल रहा है, नाट्य शास्त्र में जिन मूलतः रसों का वर्णन किया उनमें से कौन सा स्वीकृत नहीं था? ठीक है, भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र में जिन रसों का वर्णन किया उनमें से कौन सा जो रस है वह जो स्वीकृत नहीं था, ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता तो ये होना कि उन्होंने कौन कौन सा रस स्वीकृत किया था। पता है? याद है कि बस प्रैक्टिस सेट चल रहा है? बताइए, याद है? देखिए आप याद कर लीजिए। एक है आपका श्रृंगार, एक है आपका श्रृंगार रस, एक है आपका हास्य रस, एक है आपका हास्य रस, एक है आपका करुण रस, एक है आपका करुण रस, एक है आपका रौद्र रस, एक है आपका रौद्र रस, एक है आपका वीर रस, एक है आपका वीर रस, एक है आपका भयानक रस। कौन सा रस? भयानक रस। और एक है आपका विभत्स रस। विभत्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हुआ। कितना है? 8। 8 उन्होंने किया था ना। एक और कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका अद्भुत रस। अद्भुत। एक हो जाएगा आपका अद्भुत रस। तो इसमें कौन सा नहीं आया? शांत रस नहीं आया। जब शांत रस नहीं आया तो उन्होंने शांत रस ही स्वीकृत नहीं किया था। शांत रस उन्होंने जो है स्वीकृत नहीं था। लेकिन बाद में फिर आचार्य लोग आए, लोग बोले भाई साहब एक और रस है। कौन सा? शांत रस है ना। बहुत लोग जैसे शांत रहते हैं, आप शांत रहते हैं कि अंतर्मुखी हैं? बहुत लोग होते हैं अंतर्मुखी होते हैं कि कौन लाइक करे, या बस देखो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा इधर उधर ना करो, बस देख के चुपचाप बैठे रहो सेव करके। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मूलतः जिन रसों का वर्णन किया उनमें से कौन सा स्वीकृत नहीं था? तो जगह शांत रस। भाई साहब अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा अप्रिसिएटिंग तो बनता है ना। हमें भी मोटिवेशन चाहिए कुछ ना कुछ। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक खड़ाक से क्लिक करना है और बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए बस, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पानी और तरल, पानी और तरल और द्रव के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका मिलता है कुमार संभव में। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किस रस में घृणा के दृश्य का वर्णन होता है? विभव। विभत्स में। विभत्स में आपका घृणा के दृश्य का वर्णन होता है। मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा रस है? करुण रस है। सीता स्वयंवर में परशुराम जी के आगमन पर किस रस के दृश्य को दर्शाया गया है? रौद्र को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, आई बात समझ में? तो श्रृंगार रस की स्थायी भाव क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। तो देखिए एक अगर मतलब 9 भेद, मतलब रस के 9 भेद हो गए। 8 तो उन्होंने मारे हैं। कौन मारे हैं? मतलब भरत मुनि ने 8 मतलब बताए हैं। एक आपका शांत हो गया। तो चलिए आप स्थायी भाव बताइए, मैं बोल रहा हूँ आपको आंसर बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? बताइए भाई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। और हास्य का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य का बताइए। हास्य क्या हो जाएगा? हास। ठीक है। करुण का स्थायी भाव क्या होगा? बताइए। करुण का स्थायी भाव, तो करुण का स्थायी भाव होता है आपका शोक। ठीक है। और रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध, है ना। क्या होता है? क्रोध। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक का स्थायी भाव होता है आपका भय। क्या होता है? भय। विभत्स का बताइए। विभत्स। विभत्स ऐसा लिखा जाता है कि नहीं? वैसा लिखा जाता है। विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा। बताइए क्या सही है कि गलत है? अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय। एक होता है आपका शांत। ये देखिए यहाँ पे लिखा है शांत। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे चादर तान गई। अच्छा जी, चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे चादर तान गई, नींद को बाहों में भरकर रात लोरियां गा गई। क्या बात है, क्या बात है। चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे चादर तान गई, नींद को बाहों में भरकर रात लोरियां गा गई। गजब काम कर रहा है। तो हो जाएगा सीधा सीधा मानवीकरण। क्यों? आप पूछिए क्यों? पूछिए क्यों, तेज से पूछिए। क्योंकि मानवीकरण होता है वहाँ पे निर्जीव को सजीव जैसा बताया जाता है। निर्जीव चीज़ों को सजीव जैसा बताया जाता है। तो चांदनी, खिड़की, चादर, ये सब किसकी? ये मानवीकरण को बता रहा है।
ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए बाकी विरोधाभास बताइए। विरोधाभास, उसमें विरोध है, मतलब परस्पर विरोध वाला कथन आए, संदेह में मतलब में उपमान में दुविधा आए, अनिश्चितता बनी रहे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। मानवीकरण किसे कहते हैं? जहाँ पे निर्जीव प्रकृति को मानव गुण अथवा क्रिया दी जाए। रावण सिर सरोज बनचारी, चलि रघुवीर सील मुखधारी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। जान पड़ता नेत्र देख, बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है, इसमें जो है वस्तु प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, कौन सा अलंकार होगा? उल्लेख अलंकार होगा। मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर में हो, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर में, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। चलिए, वज्र सा क्रोध फूटा पर्वत पर, फिर शांति छा गई जैसे गुरु के स्पर्श से। बहुत बढ़िया। तो इसमें बताइए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, वज्र सा क्रोध फूटा पर्वत पर, फिर शांति छा गई जैसे गुरु के स्पर्श से। कौन सा होगा भाई साहब? तो इसमें क्या बता रहा है? इसमें क्या बता रहा है बताइए? इसमें बता रहा है उपमा अलंकार। कौन सा बता रहा है? उपमा अलंकार बता रहा है। ठीक है सर, याद रहेगा। देखिए इसमें उपमा अलंकार होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोध अलंकार किस श्रेणी में आता है? विरोधाभास। तो विरोधाभास आ जाएगा आपका अर्थालंकार में। किस अलंकार में सह, संग आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो सहोक्ति में। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, तो इसमें हो जाएगा ब्याज स्तुति का अलंकार, है ना। जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो, जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे समा सूक्ति अलंकार होगा। किस अलंकार के उपमान, उपमेय, वाचक तथा साधारण धर्म, ये 4 अंग है, उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक, अच्छा सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशक यानी जो प्रेस था वह कौन सा था? बताइए इसको। थोड़ा ये हिंदी से जीएस का क्वेश्चन पूछ लिया बताइए कौन सा था? तो हो जाएगा आपका ये इंडियन प्रेस, अपने प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। चलिए देखिए इसको बताइए। कह रहा है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पुरुष पशु नीरा है और मृतक समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु नीरा है और मृतक समान। ये जो पंक्तियाँ हैं, यह किस समाचार पत्र में छपी थी? आपके प्रताप में छपी थी। आचार्य पथ स्मारिका किस साहित्य कार्य के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित की गई थी? तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने अवतारी पुरुष कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने अवतारी पुरुष कहा? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। बाल पत्रिका नंदन के संपादक कौन थे? तो बाल पत्रिका नंदन के संपादक थे आपके जयप्रकाश भारती जी। कौन थे? जयप्रकाश भारती जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे? आपके थे श्याम सुंदर दास। ये बढ़िया प्रश्न है, ये इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, बाकी इसको आप याद कर लीजिए। चलिए, इनमें से हिंदुस्तानी के प्रथम व्याकरण की रचना किस भाषा में हुई? किस भाषा में हुई भाई? दिख गया क्या इनमें से हिंदुस्तानी के प्रथम व्याकरण की रचना किस भाषा में हुई? तो होती है आपका डच भाषा में। किस भाषा में होती है? डच भाषा में होती है, ठीक है। नाम था क्या? नाम था, पता नहीं क्या नाम था। ये देखिए, जोआन जोशुआ केटेलार ने हिंदुस्तानी का सबसे पहला व्याकरण डच भाषा में तैयार किया। किस भाषा में तैयार किया? डच भाषा में। कौन? जोआन जोशुआ केटेलार ने हिंदुस्तानी का सबसे पहला व्याकरण डच भाषा में तैयार किया। अब देखिए ये सब बताइए कहाँ पे पढ़ाया गया है? कहीं पढ़ाया गया? बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। ग्रामेटिका हिंदुस्तानिका नामक हिंदी व्याकरण किसने लिखा? तो आपके लिखते हैं बेंजामिन सुलजे ने। और ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के नामक व्याकरण की पुस्तक की रचना किसने की? जॉन बी गिलक्राइस्ट ने, है ना। खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण लिखने वाले प्रथम व्याकरण कौन थे? एम.टी. आदम थे। वह पहले व्याकरण जिन्होंने हिंदुई के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया, हो जाएंगे एम.टी. आदम। ब्रज भाषा का व्याकरण किसने लिखा? तो ब्रज भाषा का व्याकरण लिखते हैं आपके पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी। कौन लिखते हैं? पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी। ये चीज़ें आपको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आच्छादन विलोम है। आच्छादन का विलोम क्या हो जाएगा? आच्छादन का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? तो आच्छादन का विलोम हो जाएगा उद्घाटन। क्या हो जाएगा? उद्घाटन। आच्छादन का विलोम हो जाएगा। आच्छादन मतलब होता है
ढकना, आवरण करना। उद्घाटन मतलब क्या होता है? उद्घाटन मतलब होता है कि किसी को प्रकट करना, है ना, क्या करना, प्रकट करना, हटाना, है ना, याद रहेगा। अनुच्छादन मतलब क्या होता है? अनुच्छादन यहाँ विलोम नहीं होता इसका। चलिए, आवरण का विलोम क्या है बताइए? आवरण, आवरण का विलोम क्या हो जाएगा? आवरण का विलोम हो जाएगा अनावरण, आरोहण का विलोम हो जाएगा अवरोहण, प्रच्छन्न का विलोम हो जाएगा प्रकट, प्रवेश का विलोम हो जाएगा निर्गमन, आदर का विलोम हो जाएगा शुष्क। आदर का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही आपको बताना है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। क्या ये बात सही है? एकदम सही है, एकदम सही बात है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। कौन कौन सा बता दीजिए इसी बात पे, इसी बात पे बता दीजिए। एक होता है आपका तत्सम, कौन सा होता है? एक होता है तत्सम। एक और कौन सा होता है? एक होता है आपका तद्भव। कौन सा होता है? तद्भव, ठीक है, तद्भव। और कौन सा होता है? एक होता है आपका विदेशी, ठीक है। तो एकदम सही है कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, एकदम सही है। आध्यात्म में अध उपसर्ग, अध क्या होता है? आध्यात्म अध थोड़ी उपसर्ग है, आध्यात्म में अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग होता है ना। तो ये गलत हो गया 2। यास्क ने प्रयोगों के आधार पर निपात को 3 श्रेणियों में बांटा है। 3 श्रेणी में बांटा है निपात को। कौन कौन सा ये भी जान लीजिए। देखिए, उपसर्ग 3 आपको बता दिए, तत्सम, तद्भव, विदेशी। यास्क ने प्रयोगों के आधार पर निपातों को 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सा हो जाएगा निपात? एक होता है आपका उपमार्थक निपात, उपमार्थक निपात, ठीक है। एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, पादपूरक निपात। एक होता है आपका पादपूरक निपात, और एक होता है कर्मों, एक होता है आपका कर्मोपसंग्राहक, संग्राहात, क्या बोलते हैं उसको, संग्रहार्थक, हाँ ये गुड है, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के निपात हो गए, कर्मों से प्रसंग्रहार्थक निपात। तो इसमें कह रहा है कि अध्यात्म में अध उपसर्ग नहीं, अधि है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, तो सही ही पूछा है, तो पहला और तीसरा इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेइज्जती में कौन सा उपसर्ग है? बेइज्जती में कौन सा उपसर्ग है? बेइज्जती में बे उपसर्ग है। व्यस्त में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। जो शब्दांश किसी अव्यय किसी शब्द, जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उन्हें कहते हैं उपसर्ग। अधर्म, अभाव, अनाथ, अनादर में किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो आपका इसमें जो है अनादर में उपसर्ग नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा। उपसर्ग मतलब जो उप है यह किस प्रकार का उपसर्ग है? तो उप जो है आपका यह संस्कृत उपसर्ग है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 3 क्वेश्चन और बचा है, आज टाइम ज़्यादा ले लग रहा है। समासिक पद को मूल विस्तृत रूप से तोड़कर समझाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है, आपका विग्रह कहलाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये तो पता ही होगा, फटाफट इसको देख लीजिए। यहाँ पे समास कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ, विग्रह बोलेंगे तो जो है मूल विस्तृत रूप में तोड़कर अर्थ स्पष्ट करना। राजपुत्र को बोलेंगे तो राजा के पुत्र, दिन रात, दिन और रात, तो ये सब तो पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। जिस शब्द का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो बोलेंगे उसको बोलेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय क्या, ये आपका समास हो जाएगा। प्रत्यंग किस प्रकार का, प्रत्यंग किस प्रकार का समास? अव्ययी भाव हो जाएगा। मनोहर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का। अतिशील किस समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा कर्मधारय का। निम्न में से 4 विकल्पों का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे को अर्थ प्रकट करता है। चुटकी बजाते, चुटकी बजाते, चुटकी बजाइए, तो चुटकी बजाएंगे तो फटाक से काम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है चटनी होना। चटनी होना भाई, चटनी होना बोले तो खूब पिस जाना, है ना, खत्म हो जाना। दाल गलना मतलब आपका प्रयोजन सिद्ध हो गया, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, गृहस्थ की कठिनाइयों खर्चों का असली एहसास होना। अगर मगर करना, बहाने बनाना, ऋण उतारना, कर्जा अदा करना। संदिग्ध, इसको बताइए। संदिग्ध किस संज्ञा का अर्थ संबंधी विशेषण है? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है संदेह, है ना। चलिए, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने जा रहा है। इस वाक्य में प्रवासी क्या होगा? तो प्रवासी कैसे, मतलब कैसे लोगों का सम्मेलन हो जा रहा है, विशेषता बता रहा है ना प्रवासी का। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण कितने विध होते हैं? 2 होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण कितने विध होते हैं? 4 होते हैं। आगामी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, तो आगामी कैसी विशेषण हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? थोड़ा सा, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूतकाल का वह कौन सा वेद है जिसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है? जिसमें क्रिया के समाप्ति का बोध होता है, इसमें कौन सा वेद होता है? इसमें बोलेंगे पूरा हो गया ना, उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में जो होते हैं वह क्रिया पूरी हो चुकी होती है, जैसे मैंने कार्य कर लिया था। अपूर्ण भूतकाल में जो काम होता है वो अधूरा हो रहा होता है, मतलब पूरा काम अभी हुआ नहीं है, जैसे वो पढ़ रहा था। सामान्य भूतकाल में जैसे वह कल आया। आसन्न भूतकाल में जैसे जैसे अभी अभी काम हुआ है ना। तो देखिए भूतकाल के कितने भेद माने जाते हैं? तो भूतकाल के आपके 6 भेद माने जाते हैं। वह पढ़ रहा था किस प्रकार का भूतकाल का उदाहरण है? आपका अपूर्ण भूतकाल है। वह कल आया किस काल का भेद है? आपका सामान्य भूतकाल का भेद है। शायद वह गया होगा किस भूतकाल का भेद है? संदिग्ध है, उसके आने से काम हो गया किस भूतकाल का संकेत है? सामान्य भूतकाल का संकेत है, ठीक है। चलिए अब आ जाता है मूल विधि का क्वेश्चन। मूल विधि और जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, तो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी
बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा हाँ, पीडीएफ लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए। भाई साहब अभी पीडीएफ पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है ना, 1-2 प्रिपेयर हुआ है बस, अभी सब पीडीएफ देखिए प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो इसमें इसको जो है बनाने में समय लगेगा और मिलेगा सब कुछ। ठीक है, थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है सर, तो बने रहिए। और हाँ, जो रेगुलर देख रहे हैं ना, उनका कमेंट होना, जो उनका कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और उनको मैं नोट भी कर रहा हूँ कि जो कंटिन्यू जो मतलब बने हुए हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जैसे जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इनकी प्रैक्टिस करिए दमदार एकदम खींच के, है ना। 2 घंटे 3 घंटे इसको दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे इसको दीजिए। बाकी फिर मैं देखिए ज़्यादा लंबा सेशन में नहीं ला रहा हूँ ना, सिर्फ 1 से 1 सवा घंटे का है बस। तो 1 सवा घंटे आप इसको 1 बार देखिए, इसको 2 बार देखिए और इसको 3 बार देखिए। ठीक है, ये देखिए तीसरा हो गया ना, तो इसको 3-3 बार देख लीजिए। ठीक है, आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। आपको अभी तक बहुत तैयारी हो चुकी होगी आपकी, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग शुरुआत करें, तो दोनों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो बस एक 2 घंटे का सेशन देखिए, इसको रिवीजन करिए कई बार, और ज़्यादा फालतू इधर उधर देखने से बेहतर है इसी को देखिए, है ना। बाकी अपने नोट्स को रिवीजन करिए, बाकी आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बट ये सेशन लेना ना भूलिए। ये अगर भूल गए तो ये तो आपको लास्ट टाइम पता चला, लास्ट टाइम आपको ये प्लेलिस्ट याद आएगी कि भाई साहब चल के इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना। याद रखिएगा, क्योंकि एकदम। और हाँ, मूल विधि का मैं आपको जो है शार्ट्स नोट्स बना रहा हूँ एकदम। ज़्यादा देखिए 10 घंटे 15 घंटे, अभी मैं देखा एक लोग 25 घंटे का मूल विधि का मैराथन नोट किया। अरे भाई, उसमें कितनी धाराएँ हैं, हज़ारों धाराएँ हैं। बीएनएस में कितनी धाराएँ हैं, कितनी धाराएँ हैं, बीएनएस में कितने हैं, बीएनएस में कितनी धाराएँ हैं, बीएनईएसएस में, बीएसए में, मतलब कितनी सारी धाराएँ हैं, तो पूरी धारा तो याद होगी नहीं। ठीक है, तो मोस्टली हम कम से कम समझिए 5 से 7 पेज, सिर्फ 5 से 7 पेज में एकदम कंसाइज में क्लिप नोट बन रहा है, वो आपको भी प्रोवाइड करेंगे, एक वीडियो सा बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, बस उसी का रिवीजन करते रहिएगा। बाकी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, बट ये है कि इसको एक रिवीजन की तरीके से देखते रहिए, थोड़ा सा क्या करना है। ठीक है, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट चलिए, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होते हैं। अभी बज रहा है रात के 2। ठीक है, समय नहीं मिलता है, दिन में बहुत आवाज़ वगैरह भी आती है, आप लोगों को आवाज़ पसंद है नहीं, ऐसी जगह में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, है ना। तो चलिए, जैसा मतलब कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताइएगा ज़रूर। और ज़्यादा हम मतलब बताएंगे नहीं, टाइम इधर उधर बोलने, सब चीज़ बताने हमको अच्छा नहीं लगता है, कि बस आओ क्लास स्टार्ट करो और क्लास एंड कर दो बता के टॉपिक एकदम। ठीक है, बीच बीच में इधर उधर वाली बातें करना, आप देखेंगे कोई वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बताया हूँ जितना इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, मिलेगा पीडीएफ, सब्र रखिए, जरूर मिलेगा। पीडीएफ के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा, भरोसा रखिए, है ना। और बाकी ईएमआरएस का एग्जाम है, उसका दे लेते हैं, इसके बाद फिर और पूरे तरीके से अटैक करेंगे इस पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।